सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ट्रंप जो कि 78 साल के हैं, उन्होंने आज हिस्टोरिक विक्ट्री के साथ कम बैक किया है। हमने देखा कि वाइट हाउस में, और पहली बार 2 दिहाइयों में किसी रिपब्लिकन ने, हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से पहली बार पॉपुलर वोट भी हासिल किया है। ना सिर्फ इलेक्टोरल वोट उन्होंने मेजॉरिटी में हासिल किया, उसके साथ पॉपुलर वोट भी उनके खाते में आया। उनकी जो हरीफ थी वो डेमोक्रेटिक कंटेंडर कामला हैरिस, वो हम देख सके कि उन्होंने स्विंग स्टेट्स को मुतासर करने में नाकाम रही और यूं वो पीछे रह गई इस इलेक्शन में। और डोनाल्ड ट्रंप अपना ये जो रेस थी वाइट हाउस तक पहुंचने में, इसमें भरपूर तरीके से जो उन्होंने कैंपेन भी रन की, उसमें हमें कामयाब दिखाई दिए। ना सिर्फ कामयाब दिखाई दिए बल्कि जब आज उन्होंने स्पीच की तो उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया अनप्रेसिडेंटेड एंड जो पावरफुल मैंडेट उनको मिला है अवाम की जानिब से, तो अवाम का भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर वाव किया उन्होंने कि वो स्ट्रॉन्ग, सेफ एंड प्रोस्पेरस अमेरिका देखना चाहते हैं और इस ख्वाब को, इस वादे को पूरा भी करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप 47वें यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर वाइट हाउस में पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस खड़े हैं। चूँकि माशी लिहाज से अगर बात की जाए तो जो सारे सरकमस्टांसेस बने उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से बात तो करते आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या वो इस वादे को पूरा कर पाएंगे जो इस वक्त माशी सारी सूरत हाल है। चूँकि वो एक जानिब आइसोलेशनिस्ट के तौर पर भी उनको माना जाता है, देखा जाता है। वो यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड है उनके मामलात में भी बात करते आए हैं कि वहाँ पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ चाइना के साथ टैरिफ्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, जो कि अगर देखा जाए टेक्निकली तो जो वहाँ के बासी हैं अमेरिका के, उनके लिए इन्फ्लेशन किस तरह से फिर कम होगी, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। साथ ही साथ जंगों की बात वो करते रहे कि अगर वो होते तो जंगें ना होती, लेकिन अब क्या ट्रंप के आने से, चूँकि वो प्रो इजरायली तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग बंदी की वो जब बात करते हैं या वो ये कहते हैं कि अगर होते तो ये जंग शुरू ही ना होती, तो क्या अब फौरी तौर पर इन जंगों पर भी देखा जाएगा कि इनमें कुछ मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे या नहीं जाएंगे। चैलेंजेस क्या सिर्फ बातों की हद तक हैं या उनके पास कोर्स ऑफ एक्शन है इस चीज़ का, इस पर हम बात करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ पैनल पर एहतशामुल हक साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब इन हाउस पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है फैज़ुर रहमान साहब अमेरिका में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जमील अहमद ख़ान साहब, एक्स एम्बेसडर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। सबसे पहले मैं आऊँगी आपकी जानिब फैज़ साहब, आप चूँकि अमेरिका में मौजूद हैं, एक तो सबसे पहली बात कि क्या ये कोई सरप्राइज़ था अमेरिकन्स के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से जो वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ विक्ट्री के साथ आएंगे, वो वैसे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो 300 का जो फिगर है इलेक्टोरल वोट्स का वो क्रॉस करेंगे, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाए। बट अगेन उन्होंने जिस तरह से स्विंग स्टेट्स को मुतासर किया, वहाँ से जो वो हमें देखा कि ओवरऑल उन्होंने जिस तरह से पॉपुलर वोट भी हासिल किया, क्या ये देखा जा रहा था इस तरह से, ये जो हम देख रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स भी इंडिकेशन दे रही थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, मैं इसको सरप्राइज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि शुरू से इसको बहुत क्लोज रेस कहा जा रहा था, और जिसका जो फैसला ज़ाहिर है कि जैसा खुद आपने भी फरमाया इंट्रो में कि वो 7 ऐसी स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स, जहाँ पर के इस पूरे फैसले को होना था, और वही हुआ जहाँ जब उन्होंने ट्रंप साहब ने उन 7 स्टेट्स में से ज़्यादा स्टेट्स जीत ली तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। तो इसलिए कोई सरप्राइज़ इसलिए नहीं था कि लोग, उनको मालूम था, या तो ये ऐसा नहीं था कि कोई कामला हारिस बहुत ज़्यादा लीड कर रही हों पोल्स में और अचानक एक फ़ैसला ऐसा आ गया जो लोग जिसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, जैसा कि किसी हद तक 2016 में हुआ था जब हिलरी क्लिंटन को ट्रंप साहब ने हराया था। तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि हिलरी क्लिंटन पोल्स में मुसलसल आगे जा रही थी और ट्रंप पीछे जा रहे थे। तो सरप्राइज़ तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि बहरहाल एक वो लोग जो कमला हारिस की जीत को समझ रहे थे कि शायद वो जीत जाएंगी, और
बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी थी कि वो जीतें, उनके लिए बहरहाल एक मायूसी है। और अब आने वाले दिनों में उनको लगता है कि एक अमेरिका एक बिल्कुल एक डिफरेंट सोसाइटी, हालांकि सिर्फ 4 साल ये सदर रहेंगे, उसके बाद फिर उनको दोबारा लड़ने का हक नहीं है इलेक्शंस को। तो उन 4 सालों में इनके पास इतनी पावर्स होंगी, क्योंकि अब पूरा सेनेट इनके पास है, और जो हाउस है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या ऐवान नुमाइंदगान जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। और रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त टोटली डोमिनेटेड बाय ट्रम्प एंड हिज पर्सनैलिटी। वो सारे के सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो लाइन लगाकर हाथ बांधकर इनके सामने खड़े हैं। और अगले 4 साल ट्रम्प साहब जो हुकूमत करेंगे वो एक, मैं समझता हूँ शायद वो एक आमिराना सदर के तौर पर, एक आमिर सदर के तौर पर इस मुल्क पर अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपनी शख्सियत के ज़रिए राज करेंगे। शाह साहब, आप प्रेडिक्शन भी करते आए हैं ट्रम्प की जीत के हवाले से। आप कहते रहे हैं कि ये आपको आगे दिखाई दे रहे हैं इस रेस में और वाइट हाउस का रास्ता ये लेंगे। लेकिन आज जो उनकी स्पीच थी, अगर हम उसकी बात करें, विक्ट्री स्पीच की ख़ास तौर पे, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो सारी अवामिल थे या जो जिन मामलात पर बात करनी चाहिए थी उन सब का अहाता किया, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ख़ास तौर पे दुनिया की नज़रें थी इस विक्ट्री स्पीच पे, ये देखा जा रहा था कि उनके पास जंग बंदी के हवाले से या जंगों के हवाले से क्या वो बात करेंगे? तो आपको लगता है कि वो आंसर कहीं ना कहीं वो कमी हमें दिखाई दी? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो बात करते हैं कि जीत की वजह क्या हुई। मैं ये समझता हूँ कि कामिला हारिस जो है शुरू से एक वीक क्रिकेट थी ट्रम्प के। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लास्ट बाइडेन साहब ने विड्रॉ किया, उनको जो है शायद बड़ा कम टाइम मिला अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने में, और ओवरऑल इतनी सिचुएशन रही। दूसरा देखिए, कामिला जो है वो अंडर परफॉर्म किया है उसने अर्बन एरियाज के अंदर, और मेरे ख्याल में वो इस हद तक लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकी जिस हद तक करना चाहिए था। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने जो है वो रूरल एरिया जो शायद मतलब मेरे पैनलिस्ट इत्तेफाक करें मेरे साथ कि रूरल एरियाज के अंदर उसने बेहतर परफॉर्म किया, डेट्स वाई कि वो इतनी मार्जिन के साथ वो आगे चले गए। अब देखिए, मेरे ख्याल में ट्रम्प ने हर वो कार्ड यूज़ किया, चाहे वो अरब कार्ड था, चाहे वो मुस्लिम कार्ड था, बल्कि मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानियों के वोट भी इमरान खान की तस्वीर दिखा के लोगों से लेते रहे। अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो बाद में क्या करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने वो तमाम कार्ड यूज़ किए और जो उनको चाहिए थे इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीत गए वो। दूसरी तरफ कामिला जो है वो शायद इस तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकी, खासतौर पर मिशिगन और जो कह सकते हैं विस्कॉन्सिन और दूसरी स्टेट्स के अंदर, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अरब पॉपुलेशन को ऑन गज़ा और सारी चीज़ों के ऊपर करेगी। तो एक तो ये फैक्टर रहा। दूसरा, विजिबली एक जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो है वो कामिला को जितवाने की कोशिश की जाएगी, और ट्रम्प ने शुरू में इल्ज़ाम भी लगाए कि इलेक्शन रिग हुए, तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन बहरहाल अब विजिबल हुआ कि शायद इलेक्शन फेयर एंड क्लियर थे जो वो जीत गए। अब आपने जो कहा स्पीच के अंदर, उसने देखिए तमाम बातें की मेरे ख्याल। एक तो उन्होंने जो बड़ी बात की कि वी विल मेक डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम मजबूत बनाएंगे, इसके बॉर्डर्स को मजबूत बनाएंगे, इसकी ताकत को और इसको ग्रेट अमेरिका बनाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में मैसेज बड़ा क्लियर है कि पॉलिसीज शायद इतनी ना बदलें। हाँ, मेरे ख्याल में जो ट्रम्प साहब कहते रहे कि जी यूएस का पैसा बाहर वॉर्स पे नहीं खर्च होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो फंडिंग की जा रही है उसको कंटेन किया जाएगा, अमेरिकन के ऊपर खर्च किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं इकोनॉमिकली जो है अमेरिका को ताकतवर बनाऊंगा, उसके लिए उसके अपने इनिशिएटिव होंगे, जो पॉलिसीज होंगी मेरे ख्याल में। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ वही आपका जो इमिग्रेंट्स के इशू के ऊपर एक फैक्टर था जिसको ट्रम्प ने बड़ा सक्सेसफुली प्ले किया, और ये शायद एक बहुत बड़ा रीज़न था उनकी जीत के अंदर। दूसरा, सफ़ेद फॉर्म जो रूरल एरियाज़ के अंदर थे, आप देखें वो शायद उनको वही वोटर था जिसको वो टारगेट करते रहे, लिहाजा आज वो कामयाब रहे। मैं आखिर में ये कहूँगा कि देखिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद साउथ एशिया की तरफ उनकी पॉलिसी अभी थोड़ी बहुत चेंज इस लिहाज से होगी कि अफगानिस्तान को जो एड जा रही है वो ना जाए, यूक्रेन वॉर के अंदर अगर उसको वो कोशिश करते हैं कि ख़त्म करने की, तो ये एक चीज़ होगी। लेकिन चाइना काउंटर पॉलिसी उनकी रहेगी, और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में शायद कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पहली दफ़ा भी जब ट्रम्प साहब आए तो $1.2 बिलियन जो वॉर ऑन टेरर के हमें मिल रहा था उन्होंने रोक लिया। दूसरा, इंडिया उनके लिए बेशक एक जो है वो कहते हैं ना कि वो ग्रीन पास्चर है टू काउंटर चाइना, और उस पर मेरे ख्याल में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे चैलेंजेस, उन पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम दोहराई अपनी जी ठीक है, अभी हम विक्ट्री पे बात करें। एहतशाम साहब,
सबसे पहले वजूहात की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि बाइडन इंतज़ामिया की ज़्यादा नाअहली थी जो कि वजह बनी ट्रंप को दोबारा लेकर आने में, या फिर आप समझते हैं कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट था चीज़ों से, चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए? तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो वजह बनी कि ट्रंप आज जीत गए? आपने अपने सवाल करके मेरे मुंह की बात ले ली। मेरा ख्याल है बड़ा अहम सवाल है और यही एक बड़ी वजह है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे इलेक्शन के 2 बड़े टेक अवेज क्या थे, तो मैं बताऊंगा। जिस तरह भी बताया जा रहा है कि जी ये ट्रंप साहब का जितना इतना सरप्राइजिंग था या नहीं था, उसको छोड़ देते हैं। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ इस वक्त पूरे अमेरिका में डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि डेमोक्रेट पार्टी का मिस जो टूटा है ना, वो जो कहा जाता था उनके बारे में कि रेनबो कोलेशन डाइवर्सिटी के कोसे कज़ा के रंग इस पार्टी में थे, इसमें ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, रिलीजियस वोटर भी थे, इमिग्रेंट्स, नॉन इमिग्रेंट्स, हर तरह के लोग थे। देखें जिस बुरे तरीके से कामला को ब्लैक वोटर्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने वोट नहीं दिया, आमना ये इतना मुश्किल कर गया है कि ये लोगों को समझ नहीं आती कि डेमोक्रेट पार्टी का अब फ्यूचर क्या है। जबकि कहा जाता था कि फ्यूचर ये इसका नहीं है, जीओपी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन का। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उन लोगों ने पीछे बैठ कर काम किया, बड़े सटल अंदाज में, बड़े अनअज्यूमिंग अंदाज में, और जिस तरह वो जीत दिखाई, तो वो अनकॉमन जीनियस जो कहा गया इनको ट्रंप को, तो ये बातें समझ आ रही कि क्या हुआ। एक ये वजह, दूसरी वजह जो आने की आमना ये भी साबित हो गई है कि इस इलेक्शन में जो ट्रंप साहब जीते हैं, ना गज़ा की वजह से जीते हैं, ना यूक्रेन की वजह से जीते हैं, ना किसी और बड़ी वजह से जीते हैं, सिर्फ एक वजह से जीते हैं आमना, ये कोरोना और फिर इसका हैंडल ना करना पोस्ट कोरोना सारे मामले को। जिस बुरे तरीके से अमेरिका की मिडिल क्लास कोरोना में रुल गई ना, जिसको कहते हैं, और उसके बाद से जो लोगों के जॉब्स और महंगाई, उसने इतना लोगों को परेशान किया कि लोगों का फोकस ही यही था, और बाइडन इंतज़ामिया पे गुस्सा भी यही था। और पिछले 2 बरस तो आप देख लें कि बाइडन साहब नज़र ही नहीं आते थे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जगह इसहाक डार हर जगह होते थे ना, इसी तरह जनाब लोग जाया करते थे, जाते ही नहीं थे। और इसका लोगों ने बदला लिया कि यार ये इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जमहूरियत, तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो देखें ये आमना ये मामूली बात नहीं है कि आप देखें तकरीबन 36 करोड़ की आवाम है, और 36 करोड़ में कहा जा रहा है बिला मुबालगा 20 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास रुल गई, उन्हें समझ नहीं आई कि क्या हुआ। इसी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली गई और लोगों ने अपनी दिलचस्पी को जाहिर ही नहीं किया। फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, और लोगों के अंदर, यानी आपने कभी ये देखा है कि कभी मैंने नहीं देखा कि रिपब्लिकन जो है ना वो किसी और को वोट देंगे। डिक चेनी की बेटी बड़े आम खुले आम आके उन्होंने ट्रंप का साथ दिया, ठीक है ना, वरना वो नहीं देते थे। बहुत सारे गवर्नर जो है रिपब्लिकन जनाब, उन्होंने जिसको कहते हैं अपना साथ दिया आके इनका, जो आमतौर पे लोग कह रहे थे नहीं साथ खड़े होंगे। तो सवाल इस वक्त ये है कि जी ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनकी बाइडन की इनएफेक्टिव इनएक्शन और नौजवानों को जिसको कहते हैं मायूस किया, नतीजतन ये हुआ। आखिरी बात हमने ये है कि अब बाद में क्या होगा, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अब रियल टेस्ट है इनके लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन मैं जमील साहब के पास जाऊंगी। क्या करते हैं इंटरनल फ्रंट पे, क्या ठीक है जमील साहब, बिल्कुल एहतशाम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। अगर हम 2021 जनवरी में चले जाएं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि इनका करियर ओवर हो चुका है बाइडन का। उस वक्त जो उनको केसेस का सामना रहा, जो सारे मामलात हमारे सामने रहे, उसके बाद जब वो आते हैं तो वो इतनी अनप्रेसिडेंटेड और इतनी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ आते हैं कि हम देख रहे हैं कि अब रिपब्लिकन्स विल कंट्रोल बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस। ये हमारे सामने मामलात मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि ये इस हिस्ट्री जो अभी जो हिस्ट्री बनी है, एक तारीख बनी है, एक ओल्डेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो इलेक्ट हुआ है इस बार, ये भी एक फैक्टर है। तो ये सब सरप्राइजिंग तो कहीं ना कहीं है मामलात। क्या वजह बनी? देखिए, अगर पैटर्न को देखें और रुझान को देखें, और अगर डोनाल्ड ट्रंप के एक अंदाज को देखें, जो उसने अंदाज अपनाया उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। 2016 में था या 2020 में जो अंदाज था, और वो क्या था? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अमेरिका की डेमोग्राफी क्या है, उसमें सफेद कौम आबादी क्या है, दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ उसका डिस्पर्सल क्या है रूरल अर्बन एरिया में, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ कि उस डिस्पर्सल का कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टोरल कॉलेज की वोट पर क्या फर्क पड़ता है। 4 चीज़ों का 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में अगर बात कर लें, आधे मिनट में, तो अंदाजा काफ़ी हो जाएगा हमें। पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने नेशनलिज्म पे जोर दिया, और उससे मुराद ये है कि हर चीज़ अमेरिका के इंटरेस्ट में करनी है, हर चीज़ अमेरिका के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, अमेरिका की सकाफत को प्रोटेक्ट करना है,
मुझे तो इसका शाखसाना ये नजर आ रहा है कि जो 7 ममालिक में अभी यूरोप में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टियां टेक ओवर करते जा रही हैं, उसका एक बड़ा पैराया है। उस पर टाइम हुआ तो आगे बात करते हैं। मैं सिर्फ टच देता चलूं कि हंगरी है, पोलैंड है, इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और फिनलैंड है, जो कि हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और वो ट्रम्प टाइप लोग उधर आ गए हैं, यानी कि राइट विंग के लोग उधर आ गए हैं, यानी कि यही नारे कि जी नेशनलिज्म, हमारी कौम, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नो टॉलरेंस, नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, नो इमिग्रेशन। तो 5 तो ये मैंने आपको गिनवाए हैं ममालिक, इसके एंटी इमिग्रेशन स्लोगन पे उन्होंने ज्यादातर वोट लिए हैं। वही हाल अमेरिका का है। और अमेरिका में जो सफेद फार्म वोटर्स हैं, वो इस तरीके से उनकी आबादी फैली हुई है कि वो फायदा पहुंचाते हैं इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में भी। तो ये 2 चीज़ों की। तीसरी चीज़ ये है कि दुनिया में रुझान बढ़ता जा रहा है इंटॉलरेंस का। तो जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके पास वेपन भी ज्यादा है, हथियार भी ज्यादा है, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं ज्यादातर। जो अर्बन एरिया के जो कमला हैरिस के यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के शुरू से वोटर सपोर्टर ज्यादा रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों में रहे हैं, डाउन टाउन के इलाकों में, जहाँ ज्यादा आबादी है वहाँ के इलाकों में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, लेकिन उस दफा तो पॉपुलर वोट में भी प्रॉब्लम हुई कमला हैरिस को, तो उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ बात, वो ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं, जो देहाती और रूरल एरिया में रहते हैं, वो बिल्कुल डाई हार्ट सोचे, और इसी पर पिछले 4 साल मुसलसल काम हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर। और उसके बाद इसीलिए तो उन्होंने जो मैस डेपुटेशन का जो बात की, इमिग्रेंट्स को सख्तियां करने की बात की, बॉर्डर कंट्रोल को बता दिया कि मैं आया तो मैं ऐसी सख्ती करूंगा, दीवारें खड़ी कर दूंगा, ये तमाम चीजें करने का मकसद। और फिर अब आ जाते हैं उनकी तकरीर में इस चीज का मिलती है, इसकी खुशबू मिलती है। बॉर्डर्स को सील करेंगे, एग्जैक्टली अमेरिका को महफूज बनाएंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में भी इस अज़म का इयादा दोबारा किया है, वाउट किया उन्होंने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या इकोनॉमिक प्लान है, वो क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको हील कर पाएगा, उसको बेहतर कर पाएगा? जो सारे हम इन्फ्लेशन के मामला देख रहे हैं और जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो कंसर्न्स पाए जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। और यूएस इलेक्शन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं आज के शो में, और जिस तरह से ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 277 ये वोट्स हासिल किए। ना सिर्फ उन्होंने इलेक्टोरल वोट्स बल्कि ही हैज़ गॉटन द पॉपुलर वोट्स मेजोरिटी एज वेल। तो अब जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो तारीख रकम की गई है अमेरिका में यूएस के जो 47वें सदर की जानिब से, उनके पास माशी प्लान क्या है माशी हालत को बेहतर करने के लिए? एहतशाम साहब, देखिए, एक चीज़ तो अमेरिका की ओवर द ईयर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या अनअज्यूमिंग तरीके से मेरा ख्याल है उनके कारोबारी लोगों ने भी देखा और हुकूमतों ने भी देखा कि चाइनीज़ का जिस तरीके से राइज़ हुआ और चाइनीज़ के यहाँ जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे हाई टेक की थी या दूसरी थी वहाँ चली गई, लेबर सस्ती थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम थी। तो आपने देखे जापान पहले शुरू हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने फॉलो किया कि वो पीछे हटते चले गए। इवन कारें भी तब बनाने तक जापान की बात रह गई, बड़ी बड़ी चीज़ों में सब उन्होंने जिस तरीके से आउटसोर्स किया। तो अब ये देखना है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होगी है ना, वो बड़ी हद तक तो जो बाहर से ख़ास तौर पे चाइनीज़ और बाकी प्रोडक्ट्स आती है, कोरियन, ताइवानी, तो लोगों को सूट करती हैं, चाहे वो कंप्यूटरों को और चीज़ें हों। और आप देख लें बड़े बड़े महंगे आईफोन हैं, लेकिन उनके मुकाबले में चाइनीज़ फ़ोन सस्ते हैं, तो उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। अब देखना है कि जो आज आपने देखा अपना विक्ट्री स्पीच पे भी उन्होंने कहा, इशारा करके कि मैं आपके लिए काम करूँगा, मिडिल क्लास के लिए, जॉब के लिए। देखिए, जॉब क्रिएशन होती है जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं। एक अरसा हो गया है कि वहाँ पे जिसको कहें कि मीडियम और उसके बाद नीचे की सतह की जो इंडस्ट्री लग रही चाहिए थी वो नहीं लग रही। लोग ख़त्म ही कर गए कि नहीं भाई, ये हमें वारा ही नहीं खाता ये कारोबार करना। एक तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने जब कम किए, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम हुए, 5% तक चले गए थे। फेडरल रिजर्व ने कम करके 1.5% पिछले दिनों में। अब एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जी इन्फ्लेशन कम होगी, जिससे लोग थोड़ा सा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़ायदा होगा। अब देखना है कि ये आगे चल के ट्रंप साहब अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह लेके जाएंगे, किस तरीके से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं और कम्पिटिटिव होकर लगवाएं ताकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिलें।
ओवरऑल देखा जाए तो जल्दी में चीज़ें आमना नहीं होंगी जल्दी से। हाँ, जल्दी में नहीं होंगी क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना और बाकी चीज़ें जो सस्ती तो ये आप देख लें पाकिस्तान में आप पॉलिश की डिबिया आमना आज भी 300 साढ़े 300 की मिलती है, और आप चले जाएँ चाइनीज़ लेने की तो 50-60 रुपये में आपको मिल जाती। लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है अपनी लें, इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हुई। लेकिन इसका तरीकाकार ढूंढने की ज़रूरत है कि कंपटीटर आप कैसे बनाएंगे। अमेरिका को ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो लोगों को रोज़गार के मौके कैसे देते हैं। और फिर ये जो उन्होंने वाइट वोटर को कहा, जो ड्रॉप आउट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको क्या जॉब देंगे। एक्सटर्नल फ्रंट पे तो छोड़ें वो बातें, रशिया के साथ मामला कैसे तय होंगे, चाइनीज़ के साथ कैसे, तो आम आदमी जो है इफेक्ट नहीं होता उस तरीके से। आम आदमी कहता है कि जी हमें कोरोना के बाद जो मुश्किलात पैदा हुई वो ख़त्म नहीं हुई, वो 70-80% तक अभी वहीं की हैं। रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े जनाब आप देखें शेल्फ ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे सामान लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो कहते हैं जी ख़रीदने के लिए लोग नहीं आते। तो मेरा ख्याल है ये चैलेंज है कि आम आदमी को कैसे एक सादी सतह पे फायदा पहुंचाएंगे, अमेरिका वो देखना तो चाह रहे हैं कैसे एस्टैब्लिश करेंगे फैज साहब, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन प्रोडक्ट्स उनके साथ जो ट्रेड करेंगे उस पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात करें, उसको मिनी चाइना भी कह रहे हैं, वहाँ पे भी नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं। किस तरह से ये प्रॉस्पेरिटी की जानिब, या हम कहें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे? देखिए, इसमें हमने जो एक थोड़ी बहुत जो तसल्ली बख्श बात है वो ये कि इनके पास जो लोग हैं इनके साथ जो बहुत ही मतलब बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं और जो आलमी शोहरत रखते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में और दूसरे जो शोबे हैं उसमें, वो एक इत्मीनान बख्श है कि कम से कम वो ये लोग उनके साथ देंगे और ये महज अपनी विम्स पर आगे बढ़ेंगे नहीं और फैसले नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो बातें इन्होंने कही हैं, जो इनका रेटरिक या जो इनका नैरेटिव रहा है पूरे कैंपेन में, ये दरअसल जो अमेरिका की जो बेसिक आइडियालॉजी है, उसकी जो बुनियादी रूह है, उसी के ख़िलाफ़ है। यानी आप जब टैरिफ्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी जो एक ख़ास बात है वो कैपिटलिज्म है, विच मीन्स ओपन इकानमी, जहाँ टैरिफ्स कम से कम होते हैं या बल्कि होते ही नहीं हैं, और जहाँ अक़वाम आपस में खुलकर एक दूसरे से तिजारत करती हैं। ये इनकी बेसिक आइडियालॉजी है। अगर वो इससे पीछे हटेंगे तो वो अगेन उसकी आप अमेरिका की बुनियाद पर ज़र्ब लगाएंगे और उससे ये एक्सपेक्ट करना है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी। अमेरिका प्रॉस्पेरस इसलिए है कि वो एक कैपिटलिज्म की एक मिसाल बन के उभरा था, ये इसलिए प्रॉस्पेरिटी आई। आज जहाँ दुनिया भर से जो लोग आके बिजनेस करते हैं, अब इलॉन मस्क को आप देखिए, इलॉन मस्क साहब इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं और खुद इमिग्रेंट हैं और यहाँ स्टूडेंट के तौर पर आए, और जिस वक्त उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी, वर्क परमिट नहीं था, वो काम भी कर रहे थे इलीगली, लेकिन आज वो बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं इमिग्रेशन के, कि इमिग्रेशन को नहीं आना होना चाहिए, लोगों को यहाँ इलीगल नहीं आना चाहिए था, खुद इलीगल रह चुके हैं। अच्छा, जाहिर है कि उनका पूरा जो फोकस है वो दौलत बनाने पर है। तो ये जो सब इमिग्रेंट्स यहाँ इसलिए आते हैं कि अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन इकॉनमी है, यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे नहीं है कि आपका दम घुट जाए। अब अगर ये बात करेंगे कि अपने सिर्फ मखसूस हलकों को, खुसूसन जो उनका बेस है, जो अब तक जिसको बेस समझा जाता है कि वाइट मिडिल क्लास या वाइट जो ब्लू कॉलर क्लास है, ये वर्किंग क्लास जो है, उनके लिए अगर आप काम करना चाहेंगे तो इकोनॉमी को आपको ओपन करना पड़ेगा। आप इकोनॉमी को बंद कर प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकते। आपको चाइना इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्रेडिटर है। सबसे ज़्यादा जो आपकी जो बॉन्ड्स हैं, अमेरिकन बॉन्ड्स, वो इस वक्त यूके और चाइना, दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पास मोस्ट ऑफ जो अमेरिका की सीडीज़ हैं उन्होंने ख़रीद के रखी हुई हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने उनसे लोन लिया हुआ है। तो और फिर उसके अलावा आप ये देखिए कि जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ बनती हैं, सिवाय जो बड़े बड़े टैंक्स, वेपन्स और जहाज़ों के, हर छोटी चीज़, मिडिल साइज चीज़, कंप्यूटर्स, फ़ोन्स वगैरह, जो आसपास मेरे हर चीज़ जो भी नज़र आ रही है वो सब चाइना की बनी हुई है। और चाइना इसलिए वो बनाता है और यहाँ पहुँचाता है क्योंकि तकरीबन
10 गुना ज्यादा प्राइस है। अगर एक अमेरिकन फर्म से आप कोई चीज खरीदेंगे तो ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा अपने इस रैट्रिक से। और आप ये देखेंगे कि मेरे जैसे मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि वो सेंटर में आकर उनको हुकूमत करना पड़ेगी। ठीक है, मैं जमील साहब की जानिब लेके चलती हूँ यहीं से। जमील साहब, ये अगर उनका पुराना दौर उठाकर देखा जाए ट्रंप का, तो मुआशी जो सूरत हाल थी और अगर वो आते हैं तो वो आपको लगता है कि उनके पास वाकई ही ऐसा प्लान है डूएबल और वो डिलीवर कर पाएंगे जिस वादे का वो बार बार अज़म दोहरा रहे हैं? नहीं, वो बयान तो कर चुके हैं, उसको उन्होंने बता दिया है कि जी मैं टैरिफ ज़्यादा लगा दूंगा और उस पर तबसरा करते हैं। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तबसरा किया और हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे। तो वो तो ठीक है एक चीज़, और वो चाहती है कि जो अपने ताजिर हैं अमेरिका के, उनको मौका मिलना चाहिए, वो इंडस्ट्री लगाएं, उनको छूट देंगे वो, ताकि जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोकल जॉब्स भी पैदा होंगी और वो पैसे मुल्क में भी रहेंगे, वो जो आम तासुर होता है। तो दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ फजूल खर्ची के तरफ जो जंगों का वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि जो हम मल्टीलैटरलिज्म पे जो पैसे खर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है, 35% यूनाइटेड नेशंस को वो बजट में उसकी मुआवनत करता है। इसी तरीके से अनरवा, इसी तरीके से नेटो, इसी तरीके से जंगों में पैसे भेजना, तो उन तमाम का उन्होंने कह दिया है कि मैं इसको ख़त्म करूँगा। और इसीलिए मैं अमेरिका को दोबारा आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि ये ब्रॉडेस्ट इसकी कोलिजन के तौर पर सबसे ताकतवर ये पैदा हुई है, सबसे ताकतवर किस्म की पॉलिटिकल फोर्स पैदा हुई है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अगर मलूज़े खातिर रखा जाए तो महसूस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप हत्तुल वसाम की कोशिश होगी। उसका फ़र्क क्या पड़ेगा एक आम आदमी पर, ख़ास तौर पर जो पीपल ऑफ कलर हैं, वहाँ ख़ास तौर पर जो एलीट नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं डॉलर शॉप, वो अफोर्ड कर सकते हैं जो मसनूआत जो सस्ती मिले, दुनिया के किसी भी इलाके की मिले। तो अगर वो जो उन्होंने बताया है उस तरीके से अगर वो करने जा रहे हैं तो इतनी महंगी चीज़ें इस इन्फ्लेशन में लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप हो सकता है विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको अगर करना ही होगा तो उस हिसाब से करना होगा कि पहले अपने मुल्क में जॉब क्रिएशन करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, और फिर उसके बाद अगर देखें कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस में उनको फर्क पड़ रहा है तो फिर शायद कुछ टैरिफ उनको लगाना पड़ जाए। पहले लगा चुके हैं, पहले कुछ चीज़ों पर लगा चुके हैं टैरिफ, और उसके साथ साथ यूरोपियन मसनूआत पर भी वो यही बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन भी जब लगा देंगे अमेरिकन पर तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वो बराबरी की हो जाएंगी। लेकिन तो इतना आसान नजर नहीं आता है जितना कि तकरीरों में इसका कहा गया है। जाहिर है इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें यकीनन विजिबिलिटी बना के देंगे, उस पर काम होगा, उस पर बतदरीज अमल किया जाएगा, तो फिर तो ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वतीरा क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, 4 साल से उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया है। जाहिर है राइट विंग पॉलिटिक्स पे काम किया है। और मैंने तो आपको पहले जिक्र कर दिया कि स्टेज पर जो सैकड़ों लोग खड़े थे उसमें से एक भी पर्सन ऑफ कलर नजर नहीं आ रहा था। तो उनका एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक खास उनका हल्का है जो कि बहुत बड़ा है, 61.8% के लोग उसमें नुमाइंदगी करते हैं। तो जाहिर है उसका उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और उसको ही वो ज़्यादा एडवांटेज पहले देंगे, उसके बाद किसी और की फिक्र करेंगे। वो जो जिस तरह के बाकी 7 ममालिक में हो रहा है, होना शुरू हो गया है, जिसका तो मैंने आपको जिक्र किया यूरोपियन ममालिक में जहाँ के राइट विंग हुकूमतें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और उसमें ज़्यादा उनका एक नुमाया जो स्टाइल है वो ये है कि बिल्कुल इम्पल्सिव किस्म के डिसीजन लेके, और वही उनके वोट बैंक पसंद करता है उसको कि बड़ा सही है। चले मैं शाह साहब की जानिब चलती हूँ। शाह साहब, ये फॉर्मिडेबल चैलेंजेस जहाँ पर हम बात करें उनमें इकोनॉमिक चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा है, और लेकिन अगर हम यही बात करें कि टैरिफ अगर ये बढ़ाने की बात करें, या अगर बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में अगर वहाँ पर टैरिफ कम थे तो तब भी हमने देखा इन्फ्लेशन तो तब भी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट तो तब भी बढ़ी। तो क्या चेंज हो सकता है इस बार? देखिए आमना, जो विजिबली जो इलेक्शन उसके दौरान कोई ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी वयर्स हैं, वो मेरे ख्याल में एक रेटोरिक हो सकता है। प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई चीज़ ऑफर की है। अब देखना ये होगा कि देखिए अमेरिकन इकोनॉमी बेसिकली बेस्ड ऑन वॉर इकोनॉमी के तौर पर उसको देखा जाता था, जंगी सामान, बड़े बड़े जहाज, बॉम्ब्स और ये सारी तमाम चीज़ें जो है, और यही वजह थी कि प्रॉक्सी वॉर्स के ऊपर
अमेरिकन जो है ये तमाम बिजनेसेस करते रहे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मिडल ईस्टर्न उनके टारगेट रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको भी चीज़ें देते रहे, और मेरे ख्याल में इस तरीके से काम होता रहा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे ट्रम्प साहब की पॉलिसी है कि वो टैरिफ इंक्रीज करेंगे, 60% जो है वो लगाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली उनका असर पड़ेगा उनके जो है वो लोकल बायर्स के ऊपर, तो आम अमेरिकन से इफेक्ट होगा। तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा ट्रम्प साहब के लिए। दूसरा देखिए, जो उसके इनके इर्द गिर्द, जैसे कि फैसल साहब ने कहा और हमारे जमील साहब ने कहा कि जो ज्यादातर अमीर लोग हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं वो ट्रम्प साहब के साथ हैं, और मेरे ख्याल में उनकी बेसिक चीज जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी यही एक नैरेटिव भी था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या वो इंडस्ट्री की कॉस्ट इतनी होगी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज के साथ कम्पीट कर सकेगी, वो दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट कर सकेगी जहाँ के लेबर जो है वो निस्बतन सस्ती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा देखिए, अमेरिका को पावरफुल बनाना, अमेरिका को ग्रेट बनाना, उनकी बात ठीक है कि वो उनके एक्स्ट्रा अखराजात कम करेंगे, जो डोनेशन जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को, जो दूसरे ममालिक को, वो उनको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर सवाल जो सबसे बड़ा पैदा होता है कि बीइंग सुपर पावर वो कैसे असर्ट करेंगे। देखिए, अगर आप जंगों से विड्रॉ हो रहे हैं, आप प्रॉक्सी वॉर से विड्रॉ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जहां जहां आप अपने एग्जिस्टेंस को कायम करना चाहते थे वो आप लूज करेंगे। तो देखिए, दो बड़े चैलेंजेस होंगे, बीइंग रिटेनिंग द स्ट्रेंथ, तमाम चीजें करनी पड़ेगी आपको, हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, चाहे वो साउथ एशिया के अंदर है, मिडिल ईस्ट की तरफ हो। एक सेकंड जी, मैं मुकम्मल करूं, आप बिल्कुल बात कीजिएगा। तो ये एक दो बड़े चैलेंजेस होंगे। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो बात ट्रम्प कर रहे हैं कि हम ग्रेट अमेरिका, ग्रेट नेशन, बिल्कुल वो नैरेटिव अपनी जगह पे कि नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने बुनियाद रखी, और यही मेन रीजन था कि वो इलेक्शन जीते। लेकिन अब इसको सस्टेन कैसे करना है? 4 साल के बाद वो दोबारा सदर बन नहीं सकते। क्या रिपब्लिकन इस चीज को आगे लेके चलेंगे? जो आखिरी चीज है, ये ऑल टाइम पावरफुल डिक्टेटर टाइप के प्रेसिडेंट साबित होंगे, क्योंकि सेनेट के अंदर उनकी ताकत है, आप जो हाउस ऑफ एग्जैक्टली वो बड़ी ताकत के साथ आए हैं। मैं चाहूंगी बहुत सारी चीजें ऐसी जहां पर हमने ये जो चैलेंजेस उनके सामने, ठीक चैलेंजेस की बात करें, वहीं पे एहतशाम साहब, ये जो अभी शाह साहब ने भी बात की है, अगर हम एक मुस्लिम वोटर और एक पाकिस्तानी वोटर का देखें तो उनको उनकी जो तवक्कुआत हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? खास तौर पे अगर हम ये गजा वाली सिचुएशन में देखें, किस हद तक पूरा उतर पाएंगे? सवाल बेसिकली ये होना चाहिए। देखिए, हम ना अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का सदर बदलता है, उनकी पॉलिसियाँ नहीं बदलती, तो अपैरेंटली तो नहीं लगता। और जिस तरह बार बार हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पहली 100 तरजीहात होंगी उस पर भी ये शामिल नहीं है कि वो पीटीआई के लिए कुछ करेंगे। हाँ, ये रेटरिक वाली बात आपको याद है कि जब वो जो पाकिस्तानी वोटर के नाम पे उन्होंने, सुने मैं बता रहा हूँ, जी जी मैं बताऊँ क्या करेंगे। देखिए, मैं बताऊँ क्या करेंगे। देखिए, आपको याद है जब बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बयान दे दिया था कि जी मुझे मिले थे मोदी साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप आएँ, हम कश्मीर का मसला हल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा पाकिस्तान में इधर बातें हुई थी, लेकिन अगले दिन ही मोदी साहब ने डिनाई कर दिया था कि मैंने कतई तौर पे ऐसी बात नहीं की। एक बात ज़रूर है, आपने देखा थ्रू आउट कैंपेन में जो 910 जगहों पे वो गए हैं, रैलीज़ के ख़िताब किया, वो जाते थे उनको बता दिया जाता था उस रैली में कौन लोग हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने क्या बात करनी है। तो आप देख लें, जब वो इंडियन कम्युनिटी में के पास गए तो हिंदुओं की बात की, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की मुखालफत की बात की। यहाँ पे जब पाकिस्तानियों के पास गए, हाँ, लेकिन देखें किसी जगह पे उन्होंने डायरेक्टली कभी ये बात नहीं की थी कि जी मैं इमरान खान की राय के लिए करूंगा। वो जो शुरू में उन्होंने कह दिया था, हाँ, लोग उनसे तवक्को ये जरूर करेंगे। लेकिन देखिए आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लोग, यहाँ पर पीटीआई के जो हिमायती वो भंगड़े डाल डाल के थक गए, दुआएं मांग मांग के ट्रम्प से आए, लेकिन यहाँ पे क्या उनको जेल से बाहर आने में मदद नहीं देंगे? जेल से बाहर आने की हद तक अगर हम बात करें, ऐसा नहीं होगा। जी जी, हम ना देखें, आप मुझे बताएं अभी देखें कितने, देखें मैं बताता हूँ, आप ये देख लें कि जिस तरह 60 कांग्रेसमैन ने खत लिखा बाइडन को, उससे पहले जो आपने देखा पीटीआई ने जहाँ जहाँ पैसा भी खर्च किया, लॉबिंग की, IMF के दफ्तर के सामने जाके क्या क्या कुछ नहीं किया, ला के नोबडी पुश्ड, किसी ने कुछ नहीं कहा इसके। वो यही कहते हैं कि जी अमेरिका के अपने अहदाफ हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो जिसको कहते हैं वो इलेक्टेड हुकूमत को भी घास नहीं डालेंगे, वो बात एक डिक्टेटर के साथ करेंगे। लेकिन जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनको छोड़ देंगे, तो उनके अहदाफ हैं। जी 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 शाह साहब, जी मैं आखिरी बात ही करना चाहता हूँ। देखिए, ट्रम्प साहब जहाँ भी गए, अगर आप देखते हैं थोड़ी वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि वो इमरान खान साहब की तस्वीर भी दिखाते थे उन पाकिस्तानी वोटर्स को कि जी मैं आपके लीडर के साथ हूं। बेशक उन्होंने वादा नहीं किया होगा, लेकिन एक स्टंट था ना वो, तो शाह साहब वो तो खत्म होगी बात, वो इलेक्शन स्टंट था। लेकिन
लेकिन अब आप इंस्टेंट के ऊपर शाह साहब जीना चाहते हैं और आमना जीना चाहती है तो जिए आप भाई। तमाम पैनलिस्ट करूंगी, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।